जेठानी को अन्नपूर्णा का दर्जा देने वाली देवरानियां। लोहे के एक बड़े से पिंजरे में फर्श पर धूल और झूठन पड़ी है। चूहे इधर उधर दौड़ रहे हैं। सावित्री और गजानन पागलों की तरह पानी ढूंढ रहे हैं। गजानन जी कोने में रखे मिट्टी के मटके को उठाकर उल्टा करते हुए, पानी, अरे एक बूंद भी नहीं है, सब सूख गया। गजानन गुस्से में मटका जमीन पर पटक देता है और सलाखों को पकड़कर बाहर झांकते हुए चिल्लाते हैं, अरे अरे कोई बचाओ रे हमें, इस तपन में दम निकल रहा है। अरे कम से कम एक घूंट पानी तो पिला दो, कोई है? तभी सावित्री जी जमीन पर पड़ी एक गंदी स्टील की प्लेट उठाने की कोशिश करती हैं और प्लेट फर्श पर गिर जाती है। ओ सृष्टि, काव्या, राधिका, बाहर निकलो, हम भूख से मर रहे हैं। अपनी सास पर थोड़ी तो दया करो, भगवान के लिए इतनी दुष्ट और कठोर मत बनो। उसी पिंजरे के सामने राधिका, सृष्टि और काव्या भट्टी पर 56 भोग पका रही हैं। तभी, माँ जी, दुष्ट हम नहीं हैं, दुष्ट तो वो वक्त है जो घूम कर वापस आ गया है। देखिए, इतिहास ने खुद को दोहराया है। और हाँ, कठोरता की बात आप ना ही करें तो ही अच्छा है माँ जी। अगर उस वक्त आपका दिल पिघला होता तो आपको ये दिन ना देखना पड़ता। माँ जी, पेट की आग बहुत बुरी होती है ना। वो कहते हैं ना कि कोई ना जाने पीर पर आई, जब खुद पर बीत रही है तब आप समझ रही है ना। याद रखिए माँ जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जहर बोया था तो अमृत की उम्मीद क्यों कर रही हो? और अभी तो ये तड़प शुरू हुई है। तीनों बहुएं खाना बनाते हुए अपने सास और ससुर पर तीखे व्यंग कस रही थीं। तभी बाहर से गांव के लोग रामू काका और कन्हैया दौड़ते हुए अंदर आते हैं। अरे बहुरानी, ओ बहुरानी, अरे गजब हो गया। बाहर तो हमने पूरे शहर को खिला दिया। भंडारा ऐसा चला कि जैसे माँ लक्ष्मी खुद परोस रही हो। अब बस कुछ आखिरी लोग बचे हैं, उनके लिए थोड़ी पूरी सब्जी और हलवा और दे दीजिए। सच कहा रामू काका ने, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात अन्नपूर्णा का वास हो गया है। इतना बड़ा शहर पेट भर के खा गया, पर खाने में एक दाने की कमी नहीं पड़ी। हाँ हाँ रामू भैया, क्यों नहीं, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ले जाइए और ध्यान रखिएगा, हमारे दरवाजे से आज कोई भी भूखा नहीं लौटना चाहिए। और सुनिए, इतनी गर्मी है, सबको ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा भी पिलाइएगा। रामू काका और कन्हैया बर्तन लेकर बाहर जाते हैं। तभी काव्या केसरिया हलवे की कटोरी उठाती है। क्यों माँ जी, महक आ रही है? देखिए कितना शुद्ध देसी घी का हलवा है। याद है ना, आप भी ऐसे ही शाही खाना खाती थी और उस पिंजरे में सूखा टुकड़ा फेंकती थी, एक एक निवाले के लिए तरसाती थी। बहू, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये हलवा दे दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, भूख से मेरी जान निकल रही है। राधिका, अमित, राहुल, हमें बाहर निकालो, हमें खाना दे दो। माँ जी, ये आपके पापों की सजा है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अब आप लोगों को भी वही मिलेगा जो आपने दूसरों को दिया है। जब तक आपकी जुबान से अपनी काली करतूतों का सच पुलिस के सामने नहीं निकलेगा, ये पिंजरा ही आपका घर और यही भूख आपका नसीब है। राधिका, सृष्टि और काव्या तीनों ऐसा कहकर बाहर चली जाती हैं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है ना कि जो बहुएं पूरे भंडारा लगाकर पूरे शहर का पेट भर रही हैं, उन्हीं के साथ ससुर दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या कारण था जो बहुएं इतनी ज्यादा कठोर हो गईं? ये खौफनाक दास्तान जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। गजानन जी की हवेली फूलों और बिजली की झालरों से सजी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। राधिका दुल्हन के लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी है। सावित्री, आज हमारे घर का भाग खुल गया है। घर में साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। सही कह रही हैं आप माँ जी। विक्रम के लिए इससे अच्छी लड़की और इस घर के लिए इससे अच्छी बहू और क्या होगी। पढ़ी लिखी भी है और संस्कारी भी। ये इस घर को सच में मंदिर बना देगी। राधिका बेटा, सदा सुहागन रहो। दादी जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज से इस घर की हर खुशी, हर मुस्कान और हर सदस्य की जिम्मेदारी मेरी है। गृह प्रवेश के बाद अगले दिन राधिका रसोई में कदम रखती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है और ढेर सारा खाना बनाकर एक ही घंटे में तैयार कर देती है। अरे बेटा, इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? माँ जी, सिर्फ घर के लोग ही क्यों, आज तो घर के सभी नौकरों और हेल्पर्स के लिए भी खाना बनाया है मैंने। अरे अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ और तूने इतना सारा पकवान तैयार भी कर लिया। सावित्री देख, मेरी बहू के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। राधिका ने सभी के लिए खाना परोसा है। वाह राधिका बेटा, खाना तो हम रोज खाते हैं,
पर इस खाने के स्वाद के साथ साथ सुकून भी है। भाभी, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। माँ, अब से आपकी छुट्टी, अब हम सिर्फ भाभी के हाथ का खाना ही खाएंगे। भाई, ये सिर्फ खाना नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का महाप्रसाद खा रहे हो। भाभी, लव यू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी इतनी गुड़ी है। राधिका, आज खाना खाकर मजा आ गया। घर के अंदर सभी चटकारे लेकर खाना खा रहे थे और बाहर से कुछ पड़ोसनें गुजर रही थी। खाने की खुशबू से सभी पड़ोसन बाहर रुक जाती हैं। अरे शांति, जरा देख, सावित्री के घर में से कैसी घी की महक आ रही है। हाँ बहन, सुना है नई बहू ने रसोई बनाई है पहली। अरे मैंने तो सुना है बहू साक्षात अन्नपूर्णा है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। सच कहूँ शांति, खुशबू तो ऐसी है कि मेरा भी मन ललचा गया। सावित्री की तो किस्मत खुल गई। किस्मत तो खुली है विमला, पर देखना सावित्री जैसा तेज मिजाज और राधिका जैसी गौ बहू, ये तालमेल कितने दिन टिकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह दिन बीतते गए और हवेली की रसोई राधिका के हाथों में महकती रही। एक दोपहर हवेली में गजानन जी के कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हैं और मेहमान मजे से खाना खा रहे हैं। अरे भाई गजानन, बरसों हो गए देसी दावत खाए हुए। अरे सच कहूँ तो बड़े बड़े होटलों का खाना भी स्वाद के आगे फीका है। सिर्फ स्वाद ही नहीं भाई साहब, ये खाना खाकर तो मन शांत लग रहा है। अरे शुक्रिया भाई, ये सब हमारी बड़ी बहू राधिका का कमाल है। जब से ये आई है हमारे घर का तो जायका ही बदल गया है। सभी मेहमान तारीफ करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में बड़े भंडारे का आयोजन था। भगवती जी अपने दोनों छोटे पोतों राहुल और अमित के लिए अच्छी बहुओं की मन्नत मांगने मंदिर पहुंची थी। पंडित शास्त्री जी परेशान होकर इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे भाई भगवती जी, अब आप सही समय पर आई हैं। देखिए, गांव के साथ साथ शहर से भी लोग आ गए हैं। मुझे डर है कि कहीं खाना कम न पड़ जाए। शास्त्री जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बहू है ना, वो साक्षात अन्नपूर्णा है। आप बस उसे कढ़ाई सौंप दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद चाहता था कि राधिका बिटिया अपने हाथों से भोग तैयार करे। पंडित जी, माँ भगवान के दर से कोई खाली नहीं जाता, आप बस परोसना शुरू कीजिए, ऊपर वाला बरकत देगा। भंडारा शुरू हुआ। सैकड़ों लोग आए, फिर हजारों। गांव वाले और शहर वाले सब चकित थे। राधिका ने एक छोटी सी कढ़ाई में लड्डू बनाना शुरू किया था, लेकिन वो लड्डू थे कि खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे शास्त्री जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? हमने तो सोचा था खाना 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, पर यहाँ तो पतीला खाली ही नहीं हो रहा है। जितना निकाल रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, ये साक्षात चमत्कार है। राधिका बहू के हाथ लगते ही खाने में बरकत हो गई है। ये साक्षात अन्नपूर्णा है। देखा शास्त्री जी, मैंने कहा था ना, मेरी बहू के हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आज इस चमत्कार ने साबित कर दिया कि जहाँ प्रेम और शुद्ध मन से भोजन बनता है, वहाँ कभी कमी नहीं रहती। पूरा गांव राधिका की तारीफ करते नहीं थक रहा था। एक दिन विमला, शांति और चंपा घर आते हैं और राधिका सबके लिए चाय और नाश्ता ला रही है। अरे राधिका बिटिया, तू इतनी पढ़ी लिखी है, शहर से बड़ी डिग्री लेकर आई है, फिर ये चूल्हा चौका क्यों? काकी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, और इस रसोई की सेवा ही मेरी सबसे बड़ी डिग्री है। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी कमरे से खांसने की आवाज आती है। भगवती जी बिस्तर पर हैं, उनकी हालत बिगड़ रही है। पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है। दादी राधिका का हाथ अपने हाथों में लेती है। राधिका बिटिया, मेरा समय आ गया है, पर जाते जाते तुझे एक आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। जब तक तू इस घर की रसोई संभालेगी, इस हवेली में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। दादी अचानक गजानन और सावित्री की तरफ मोड़ती हैं। गजानन, सावित्री, कान खोल कर सुन लो, ये बहू साक्षात लक्ष्मी है। जिस दिन इसकी आंखों में आंसू आए, जिस दिन तुमने इसे दुखाया, याद रखना तुम सब दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। इतना कहते ही भगवती जी ने दम तोड़ दिया। उनका क्रियाक्रम किया गया और आज भगवती जी की 13वीं थी। राधिका खाना बना रही है, तभी सावित्री अंदर आती है और दूध का पतीला जानबूझकर गिरा देती है। देखकर काम नहीं कर सकती, सारा दूध बहा दिया। खुद को बड़ी बड़ी लिखी समझती है, पर एक रसोई नहीं संभलती तुझसे। पर माँ जी, हाथ तो आपका लगा था और आप तो मुझे अन्नपूर्णा कहती थी। अन्नपूर्णा गई अम्मा जी के साथ। अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। चुपचाप खाना बना और फालतू जुबान मत चला।
दादी की 13वीं का दिन था और हवेली मेहमानों से भरी थी, इसीलिए राधिका रसोई संभाल रही थी। तभी उसका भाई सूरज पास आता है। दीदी, दादी जी के जाने का गम हम सबको है, पर देखो पापा ने शहर वाली जायदाद के 2 हिस्से कर दिए हैं। आधा हिस्सा तुम्हारे नाम है, कागज बन गए हैं। नहीं सूरज, मुझे जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा से यहाँ सब कुछ है। तू छोटा है, तुझे जरूरत पड़ेगी, मैं अपना हिस्सा भी तेरे नाम कर दूंगी। तभी दीवार के पीछे खड़ा विक्रम ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर लालच के साथ गुस्सा उभर आता है। वो तुरंत वहां आता है। अरे साले साहब, आप यहाँ? चलिए बाहर बैठिए। राधिका को तो बहुत काम है, इसे करने दीजिए, काफी गर्मी है, हम बाहर बैठते हैं। 13वीं में मेहमानों के जाने के बाद विक्रम, सावित्री और गजानन राधिका को घेरकर खड़े हो जाते हैं। बड़ी दानवीर बनी फिरती है, जायदाद भाई को देगी। हमसे पूछा तूने? वो जमीन अब हमारे नाम होगी, समझा तूने? विक्रम, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। मेरे पिता की मेहनत की कमाई पर सूरज का हक है। हमारे पास किस चीज की कमी है? हम क्यों भाई का हिस्सा छीने? ज़बान मत लड़ा। पढ़ी लिखी है तो अपनी अकल तिजोरी में रख। इस घर के मालिक हम हैं। तूने खुद कहा था ना कि इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, तो दे हमें वो जायदाद। नहीं माँ जी, जमीन सूरज की और रहेगी भी उसी की। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। दादी के जाने के कुछ ही हफ्तों बाद हवेली के ऊपर काले बादल छाने लगे। कुछ समय बाद सभी लोग घर के हॉल में बैठे थे। गजानन के हाथ में बहुत सारे बिल और नोटिस हैं। ये क्या हो गया? रातों रात सारा माल खराब हो गया, गोदाम में आग लग गई और अब बैंक का नोटिस आ गया है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। पिताजी, घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है, लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, राधिका के हिस्से वाली वो शहर की पुश्तैनी जमीन। उसी समय विक्रम राधिका को कमरे से जबरदस्ती लाता है और सावित्री और विक्रम उसे डराने लगते हैं। बहू देख, हम पर कितनी मुसीबत आ गई है। तेरे पिता शहर वाली जमीन तेरे नाम करने वाले थे, उसे तू विक्रम के नाम ट्रांसफर करने के दस्तखत कर दे। तू हमारी बहू है तो तेरी संपत्ति भी हमारी हुई ना। नहीं पिताजी, वो जमीन मेरे भाई सूरज के भविष्य के लिए है। पापा ने उसे हम दोनों के लिए रखा था। मैं भाई का हक मारकर अपने पति के नाम नहीं कर सकती। अरे बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। अभी तेरा भाई कौन सा इतना बड़ा हो गया है जिसे जमीन की जरूरत है? वो जमीन हमें चाहिए ताकि हमारा बिजनेस फिर खड़ा हो सके। मम्मी जी, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं जो अपनी पुश्तैनी जायदाद आपके लालच की भेंट चढ़ा दूं। इतनी बात सुनकर सावित्री अचानक राधिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। राधिका जमीन पर गिरती है। अब बताओ, तरीका समझ आया? अब दादी जिंदा नहीं है जो तेरी इस घर में चलेगी और तुझे बचाएगी। राधिका थप्पड़ खाकर भी अगले दिन सुबह उठकर लड़खड़ाते हुए रसोई में पहुंचती है। भगवान के लिए हलवा बना रही है। तभी सावित्री और गजानन गुस्से में ठंडा पानी जलती हुई कढ़ाई में डाल देते हैं। बंद कर ये नाटक। आज के बाद इस रसोई में कदम भी नहीं रखेगी। बहुत अपनी बरकत का ढोल पीटती रहती है ना। अब मैं देखती हूँ कि तेरा ये घर कैसे चलता है। माँ जी, ये भोग बन रहा था, इसे तो मत बिगाड़िए। रसोई तो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होती है, इसे अपवित्र मत कीजिए। अन्नपूर्णा गई भाड़ में। तू आई हुई करोड़ों की संपत्ति हमारे हाथ से छीन रही है, तो तेरा ठिकाना अब ये रसोई नहीं, अब तू दाने दाने को तरसेगी। जब तक इन कागजों पर साइन नहीं होंगे तू घर का बचा कुछ और झूठन खाएगी। तभी विक्रम पीछे से आता और राधिका को रसोई से बाहर घसीटता है। राधिका के हाथ से कड़छी छूटकर गिर जाती है। चल, बहुत शौक है ना तुझे स्टोर रूम में चूहों के साथ रहने का, वही तेरी औकात है। विक्रम, छोड़ दो मुझे। माँ जी। अरे ले जाओ इसे और पटक दो उस अंधेरी कोठरी में। विक्रम राधिका को स्टोर में पटक देता है। वहां कबाड़ पड़ा है और चूहे दौड़ रहे हैं। राधिका फर्श पर गिरती है। अब यहाँ अपनी पढ़ाई की पोथियां पढ़। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी हमें भी आती है। जब तक अंगूठा नहीं लगाएगी ये दरवाजा तेरे लिए काल कोठरी ही बना रहेगा। विक्रम दरवाजा धड़ाम से बंद करके बाहर से भारी ताला लटका देता है। 3 महीने बाद राधिका के पिता दीनानाथ फोन कान से लगाए परेशान है। दूसरी तरफ से नंबर पहुंच से बाहर है की आवाज आ रही है। सूरज, 3 महीने हो गए, राधिका से एक बार भी ठीक से बात नहीं हुई। जब भी फोन करो सावित्री जी कहती है कि वो सो रही है या मंदिर गई है। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। पापा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछली बार जब बात हुई थी दीदी बहुत घबराई हुई लग रही थी। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। आखिर अपनी लाडली को उनके भरोसे ऐसे कैसे छोड़ दे। राधिका के मायके वाले उससे मिलने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री अड़ोस पड़ोस की औरतों विमला और शांति के साथ बैठी झूठे आंसू बहा रही है।
क्या बताऊं बहनों, दादी के जाने का सदमा राधिका बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमारी अन्नपूर्णा बहू तो जैसे सुध बुध ही खो बैठी है, बेचारी का दिमाग संतुलन बिगड़ गया है। हाय राम, तभी कहूँ कि आजकल रसोई से वैसी खुशबू क्यों नहीं आती। बेचारी कितनी गोड़ी थी और देखो भगवान ने क्या हालत कर दी उसकी। इसलिए आपने उसे कमरे में बंद रखा है क्या सावित्री? हाँ बहन, बाहर आती है तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। डॉक्टर ने कहा है उसे अकेले और अंधेरे कमरे में शांति मिलेगी। कलेजा फटता है मेरा उसे इस हाल में देखकर। तभी वहां सूरज और दीनानाथ पहुंचते हैं। सावित्री पहले से ही पड़ोसियों को सांत्वना देने के लिए बिठाई रखी है ताकि गवाही मिल सके। समधन जी, कहाँ है मेरी बेटी? हमें उससे मिलना है। अरे भाई साहब, हम खुद बहुत दुखी है। राधिका की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी को पहचान सके। वो अब पागलपन के दौरे से झेल रही है। मेरी दीदी पागल नहीं हो सकती, आप झूठ बोल रही हैं। हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। बेटा शांत हो जा, सावित्री सही कह रही है। हमने खुद राधिका की चीखें सुनी है। बेचारी का दिमाग चल गया है। सावित्री तो दिन रात उसकी सेवा कर रही है। आपको विश्वास नहीं तो चलिए मेरे साथ। गजानन उन्हें सीढ़ियों के पास ले जाता है और ऊपर की एक खिड़की में दिखाता है। देखो, वो रही आपकी बेटी। अगर आप अंदर गए तो वो हिंसक हो जाएगी। डॉक्टर ने मना किया है। विश्वास कीजिए, हम उसका इलाज करवा रहे हैं। ये आवाज दीदी की नहीं लग रही है, और यहाँ इतनी बदबू और सन्नाटा क्यों है? कुछ तो बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। गजानन जी ने राधिका के मायके वालों को झूठी तसल्ली देकर भगा दिया। अब समय बीतता गया। राधिका के पिता और भाई को झूठे दिलासे दिए जा रहे थे। मोहल्ले वाले धीरे धीरे भूल गए कि उस हवेली में कभी कोई अन्नपूर्णा रहती थी। लोगों के लिए राधिका अब बस एक पागल औरत थी जो काल कोठरी में कैद थी। 2 साल बीत गए और आज फिर शहनाइयां बज रही हैं। राहुल और अमित अपनी दुल्हनों सृष्टि और काव्या के साथ खड़े हैं। सावित्री हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी, जेठानी जी नहीं दिख रही, वो कहाँ है? हमें उनके पैर छूने हैं। सावित्री और गजानन के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बेटा, वो तो यहाँ से भाग गई। मायके जाकर बैठ गई, अब नहीं आई यहाँ। सृष्टि और काव्या घर के अंदर कदम रखती हैं। तभी पास खड़ी पड़ोसन विमला और शांति फुसफुसाती हैं। देख शांति, सावित्री फिर से बहू ले आई है। उम्मीद तो यही है कि ये भी राधिका जैसे अन्नपूर्णा निकले और सबका पेट भरे। अन्नपूर्णा तो हो, पर विमला इनकी किस्मत राधिका जैसी ना हो। बेचारी को तो जाने ये लोग ही ले गए। भगवान जाने वो जिंदा भी है या। सृष्टि के कान में ये बात पड़ जाती है। तभी सावित्री जी उन्हें देखती है और पड़ोसन तुरंत चुप हो जाती है। दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती हैं। अगले दिन सुबह सुबह पहली रसोई के लिए सृष्टि और काव्या रसोई में कदम रखती हैं। रसोई में डिब्बे खाली पड़े हैं। कोनों में मकड़ी के जाले हैं और चूल्हे पर राख जमी है। ये क्या हाल बना रखा है रसोई का? सारे सामान बिखरा है, जैसे महीनों से यहाँ किसी का हाथ ही न लगाओ। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ चूल्हा ठीक से जला ही नहीं हो। तभी सावित्री रसोई में आती है। वो बहुत ही उखड़ी हुई और परेशान लग रही है। माँ जी, हम रसोई की सफाई कर रहे थे, पर एक बात पूछनी थी। जेठ जी की तो शादी कई साल पहले हो गई थी। हमारी जेठानी जी कहाँ है? वो मायके क्यों गई है? पता नहीं बेटा, खुशी खुशी मायके गई थी, फिर लौट कर ही नहीं आई। उसका दिमाग, मेरा मतलब उसे कुछ हो गया था। वो अब कभी वापस भी नहीं आएगी। पर माँ जी, वही अपनी ससुराल छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? क्या आपने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की? ज्यादा अपनी ये पढ़ी लिखी अकल मत लगाओ। यहाँ जो बोल दिया है सो बोल दिया है। आज के बाद इस घर में उसका नाम मत लेना और बस अपने काम पर ध्यान दो। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। सावित्री गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली जाती है। काव्या, यहाँ मुझे कुछ अजीब लगता है। कुछ तो है जो हमें नहीं पता। दोनों बहनों को शक हो जाता है। उस समय सभी सोए हुए थे। तभी काव्या पानी पीने रसोई की ओर जाती है, लेकिन तभी सीढ़ियों के नीचे वाले उस अंधेरे कमरे में उसे कुछ खुरचने की आवाज आती है। काव्या रुक जाती है। पानी, कोई है? गला सूख रहा है, पानी पिला दो कोई। काव्या कांपने लगती है। वो ताले के पास जाकर झुकती है तो उसे जमीन पर एक टूटी हुई नीली चूड़ी का टुकड़ा दिखता है। तभी काव्या, इतनी रात को यहाँ नीचे क्या कर रही हो? अरे माँ जी, वो तो मैं बस पानी पीने आई थी। पानी पीना है तो मटका ऊपर भी रखा है। इस तरफ मत आया करो, यहाँ बहुत चूहे और गंदगी है। अगर अगली बार यहाँ दिखी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में। काव्या वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर को सावित्री सो रही है। सृष्टि और काव्या छत पर कपड़े सुखाने के बहाने मिलती है। दीदी, कल रात मैंने उस कमरे के बाहर एक टूटी हुई चूड़ी देखी थी। जब पूरे घर की सफाई होती है तो वो चूड़ी वहाँ क्या कर रही थी? और जैसे ही मैंने ताले को छुआ, माँ जी अचानक बरसने लगी।
तू सही कह रही है काव्या, आज सुबह मैंने भी कुछ अजीब देखा। कैस्ट्रॉल में कल की 2 सूखी रोटियां रखी थी जो अचानक गायब हो गई। मैंने देखा माँ जी उन रोटियों को लेकर उसी कमरे की तरफ जा रही थी और चुपके से दरवाजे के नीचे से अंदर से सरका दिया। अंदर सरका दिया? पर क्यों? मैंने पूछा तो बोली वहाँ चूहे हैं, बेचारे भूखे मर जाएंगे, इसलिए उन्हें खिला रही हूँ। काव्या, चूहों को कौन अपने घर में थाली परोस कर खाना खिलाता है? जो भी हो, हमें मौका मिलते ही इस ताले को तोड़ना होगा और सच जानना होगा। काव्या और सृष्टि दोनों सच्चाई जानने के लिए सचेत हो जाती हैं। उसी रात पूरा घर शादी में जाने के लिए तैयार है। देख लो, एक को पेट दर्द है और एक को सिर दर्द। खैर, घर का ध्यान रखना। और सुनो, खबरदार जो सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे की तरफ कदम भी बढ़ाया, वहाँ बड़ी गंदगी है और बलाएं हैं। चुपचाप अपने कमरे में रहना। जी मम्मी जी। नसीहत देकर विक्रम और बाकी सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वैसे ही काव्या और सृष्टि तुरंत रसोई से एक भारी ओखली उठाकर लाती हैं और कोठरी के पास आकर सृष्टि पूरी ताकत से ताले पर वार करती है। कड़क की आवाज के साथ ताला टूट जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक असहनीय बदबू बाहर आती है। उफ दीदी, ये कैसी संडास है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। सृष्टि टॉर्च जलाती है, रोशनी कमरे के कोने में जाती है। वहां एक साया बैठा है, गंदे फटे हुए कपड़े, घुटनों तक लंबे उलझे हुए बाल और लंबे काले। रोशनी पड़ते ही वो साया अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। नहीं, रोशनी बंद करो, बंद करो इसे, बंद करो इसे। क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? मार दो, मेरी जान ले लो, पर मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, भूख लगी है। सृष्टि और काव्या टॉर्च नीचे करती हैं। वो धीरे धीरे पास जाती हैं और देखती हैं कि यह वही खूबसूरत राधिका है जिसकी तस्वीर उन्होंने जेठ जी के साथ देखी थी। अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई है। जेठानी जी, आपकी क्या हालत कर दी इन राक्षसों ने? हम आपकी देवरानियां हैं, सृष्टि और काव्या। काव्या तुरंत पानी की बोतल निकालती है। राधिका पागलों की तरह झपट कर पानी पीती है, जैसे सदियों की प्यासी हो। शांत तो चाहिए दीदी, माँ जी ने तो कहा था कि आप भाग गई हैं, आप मायके में हैं। झूठ, सब झूठ। उन्होंने जमीन के लालच में मुझे यहाँ जिंदा दफन कर दिया ताकि मेरे भाई और पिता मुझे कभी न ढूंढ सके। ये जल्लादों की हवेली है। सृष्टि और काव्या राधिका को सहारा दे रही होती हैं। तभी बाहर हवेली के बाहर गाड़ी के रुकने और सावित्री के ठहाकों की आवाज आती है। हे भगवान, ये लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। अगर उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। दीदी, अभी आपको यही रहना होगा, बस कुछ देर और हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे। दोनों राधिका को वापस अंधेरे कोने में बिठाती हैं। दरवाजा बंद करके टूटे हुए ताले को इस तरह फंसा देते हैं कि बाहर से पता न चले। वो भागकर ऊपर जाती हैं। सावित्री और गजानन अंदर आते हैं। सावित्री सीधे ताले की तरफ टॉर्च मारती हैं। ताला लटका देखकर वो चैन की सांस लेती हैं। बहुओ, सो गई हो क्या? सृष्टि और काव्या आंखें मलते हुए और अंगड़ाई लेते हुए सीढ़ियों पर आती हैं। जी माँ जी, आप लोग आ गए, चलिए अब आप लोग भी सो जाइए। सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। उस रात सृष्टि और काव्या सो नहीं पाई। अगले दिन दोनों ने रसोई संभाली, खाना बनाया। डाइनिंग टेबल पर गजानन, सावित्री और विक्रम बैठे हैं। सृष्टि और काव्या बड़े ही शांत और गंभीर चेहरे के साथ खिचड़ी के कटोरे लेकर आती है। अरे, आज रसोई से बहुत महक आ रही है। बरसों के बाद ऐसी खुशबू आई है। बहुओं, आज क्या खास बनाया है? आज हमने इंसाफ की खिचड़ी बनाई है पिताजी। इंसाफ की खिचड़ी? ये क्या बकवास है? खिचड़ी खिचड़ी होती है और ये भंडारे जैसी खुशबू क्यों आ रही है? माँ जी, हम सोच रहे हैं घर में भंडारा करा ले, जहाँ हर भूखे को खाना मिलेगा। अरे क्या बक रही हो तुम दोनों? सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे मम्मी जी, कुछ दान पुण्य हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त और मेहनत करेगा कौन? कोई भंडारा नहीं होगा यहाँ पे। अरे भैया, हमने सुना है जेठानी जी बहुत भंडारे करती थी, क्या हम एक बार नहीं कर सकते? चुप करो, यहाँ कोई भंडारा वंडारा नहीं होगा। अब चुपचाप खाओ और अपने काम पर लग जाओ। आज के बाद ऐसी फालतू बातें इस घर में नहीं होगी। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं और अगले कुछ दिन तक हवेली में जैसे ही घर के मर्द दफ्तर जाते और सावित्री मंदिर या कीर्तन में निकलती, सृष्टि और काव्या तुरंत कालकोठरी खोलती थे। आज सृष्टि राधिका के उलझे हुए बालों को सुलझाकर काट रही है। काव्या उसके जख्मों पर मरहम लगा रही है और उसे गर्म दूध पिला रही है। दीदी, हिम्मत मत आ रही है, अब हम आ गए हैं। बहुत जल्द आप फिर से इस घर की अन्नपूर्णा बनेंगी। तुम दोनों साक्षात देवी हो, पर संभल कर रहना, वो लोग बहुत जालिम हैं। दीदी, अब जुल्म का अंत होगा, बस आप खुद को संभालिए। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। अचानक सृष्टि सिसकने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या हुआ सृष्टि बेटा, ऐसे क्यों देख रही हो?
पिताजी,